हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोएम, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। और स्नो किसका सिंबल होता है? फ्रेशनेस का होता है, राइट, पीस का होता है। बट यहाँ पे जो पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है, दो नेचर के जो है एजेंट्स का नाम लिया है, जैसे एक क्रो और एक हैमलॉक ट्री। जैसे कि इनको हम क्या बोलते हैं? सिंबल्स ऑफ डेथ, सॉरो और सैडनेस के लिए इनको माना जाता है। बट यहाँ पे पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो हमारी मिथ होती है या हम जो है, कई लोग हैं आपके घर में भी होंगे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या मदर फादर, कई बार होता है ना, ये सुपरस्टिशियस होते हैं कि भाई हमें ये नहीं करना है, अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा है या किसी ने छीन दिया है या मेरा ये नंबर जो है मेरा लकी नंबर है। कई बार होता है कि हम इन चीजों में विश्वास करते हैं। बट यहाँ पे पोएट ने इसी जो है चेंज कराया है कि किस तरह से एक क्रो और हैमलॉक ट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ डेथ कहते हैं, उन्होंने किस तरह से उनका माइंड जो अपना जो उनका डे था सेट जा रहा था, सौरो थे, मूड खराब था, उनका बैड मूड था, बट किस तरह से उन्होंने उसको चेंज कर दिया जॉय एंड हैप्पीनेस में। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा था बच्चों कि किस तरह से एक जो है छोटी सी, द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट एज ए पैथी एज एक्सपीरियंस इज नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे। किस तरह से वो चेंज कर देते हैं, माइंड जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है कि अगर हम सैड हैं और कोई चीज जो है जिनको हम बुरा मानते हैं या बैड लक कहते हैं, वही चीजें जो है हमारे मूड को चेंज कर देती है, ब्राइटन बना देती है डे को। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी, क्या पढ़ा था बच्चों? यस्टरडे वी डिस्कस कि जब पोएट जो है कहीं जा रहे थे, व्हेन ही पास्ड बाय ए हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री क्या है बच्चों? कल भी हमने बताया था, एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर उसके आगे लेटर वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। तो किस तरह से व्हेन ही पासेस बाय अ हेमलॉक ट्री, तो किस तरह से एक जो है क्रो मे भी वहां पे लैंडिंग कर रहा था, मे भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था ब्रांच में बैठने की, मे बी शिवरिंग कर रहा था, या अपनी बॉडी को शेक करा उसने। और जो वहां पे डस्ट ऑफ स्नो थी, किस तरह से इट फॉल कहाँ पे पड़ी थी? ऑन द, मे बी हेड में पड़ी थी, मे बी शोल्डर में पड़ी थी, इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द पोम। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन जो है एक्सप्लेन किया है इंग्लिश में, और यहाँ पे बताया गया है कि ये क्रो है, डस्ट ऑफ स्नो है, और ये पोएट जो है व्हेन ही पासेस बाय अ हेमलॉक ट्री। तो कौवे ने जो है, क्रो ने किस तरह से उसको जो डस्ट ऑफ स्नो थी पेड़ में उनके ऊपर गिरती है और उनका माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे टू एजेंट्स ऑफ नेचर कौन है बच्चों? एक हेमलॉक ट्री है और एक क्रो है। दोनों को किसका सिंबल मानते हैं हम? सिंबल ऑफ डेथ, सॉरो या ग्रीफ कह सकते हैं, सैडनेस। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट है, एज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रू। तो यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? रिग्रेट करना, पश्चाताप। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेचर्स एजेंट है, जैसे पहले भी हमने बताया था कि हेमलॉक ट्री है और क्रो है, सिंबल ऑफ डेथ, सैडनेस, ग्लूम। बट इन इन ऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस। जिनको हम सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं, मे बी ये जो है कैन चेंज योर मूड और डे। जो आपका खराब जा रहा है, बैड मूड है या बैड डे है, किस तरह से ये चीजें जिनको हम अच्छा नहीं मानते हैं, सिंबल ऑफ सॉरो मानते हैं, सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं, किस तरह से आपको मूड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट का मूड कैसा था बच्चों? सैड था, पूरा दिन जो है उसका खराब चला गया था। बट रेस्ट ऑफ द डे किस तरह से एक हेमलॉक ट्री और क्रो सेव हिज डे। तो हमने कल जो है डस्ट ऑफ स्नो की समरी डिस्कस करी थी। आई होप जो है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ द पोम। द थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम, क्योंकि यहाँ पे बार बार हम जो है पोएट का नाम इसलिए ले रहे हैं कि सम टाइम एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट। तो पोएट इज रॉबर्ट
रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप लोग जो है इसको साइड बाय साइड जो है लर्न करते रहे, पोएम और उसका नाम, पोएट का नाम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज nature's capacity of for transformation, including how it can alter one's attitude and viewpoint. The crow and hemlock tree both considered inauspicious, जैसे अभी हमने कल भी आपको बताया था कि किस तरह से इनको क्या मानते हैं हम, inauspicious things मानते हैं, राइट, ए सिंबल ऑफ डेथ। बट कैसे ये दो जो हैं जिनको हम inauspicious things मानते हैं कैन ब्रिंग्स जॉय एंड डेथ। जरूरी नहीं हम लोग को ट्री या क्रो हो, मे भी काली बिल्ली का कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो मे भी अगर ये चीजें जो है बिल्ली ने रास्ता काटा और आप कहीं गए हैं और मान लो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड यू गॉट द जॉब, राइट, तो आप कह सकते हैं कि ये चीजें जो जिनको हम इनऑस्पिशियस मान रहे हैं, सिंबल ऑफ जो है बैड थिंग या ओमिनस मान रहे हैं, इन्होंने जो है हमें किस तरह से हमारे लिए क्या रही है, वो गुड थिंग रही है और हमें किस तरह से जॉब मिला है। और ऑन द सेम डे जब उसने क्रॉस किया है, तो आप लोग जो है सबका जो व्यू पॉइंट है उनके लिए उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? Alter his mood from that of regret to joy. अब हम पढ़ेंगे बच्चों पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए हैं, लेट्स डिस्कस। पहला फर्स्ट वन इज योर एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है बच्चों? द साउंड ऑफ वोवल ओ इज प्रोमिनेंट। अब कहाँ पे यहाँ पे हमारा जो है वोवल साउंड कौन सा प्रोमिनेंट है? शो, ऊ, डाउन, ऑन, राइट। तो यहाँ पे क्या है हमारा ओ साउंड जो है, वोवल साउंड क्या है? प्रोमिनेंस है, दैट इज वाइट इट इज योर एसोनेंस। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पोम, एन्जैपमेंट। अब एन्जैपमेंट क्या होता है बच्चों? जब हम कोई पंक्चुएशन यूज नहीं करते और कंटिन्यूएशन में हमारी पूरी पोम होती है या पूरा स्टैंजा होता है, दैट इज कॉल्ड योर एन्जैपमेंट। क्लियर? द सेंटेंस is being continued to the next line without the use of any punctuation marks throughout the stanza। अगर हम स्टैंजा की बात करेंगे तो बच्चों कहीं पे भी हमारे कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज हुए हैं। लेट्स सी। तो बच्चों अगर आप पोम देखेंगे तो फर्स्ट स्टैंजा आपने देखा, द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैवलॉक ट्री। क्या कोई पंक्चुएशन मार्क है? कोई पंक्चुएशन मार्क इज नॉट यूज्ड इन दिस स्टैंजा, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड योर कौन सा पोएटिक डिवाइस है बच्चों? एन्जैपमेंट। क्लियर? सिमिलरली इन द नेक्स्ट स्टैंजा कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुए, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड lived। तो यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स जो है यूज नहीं हुए हैं, दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज, दैट इज योर एन्जैपमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों मेटाफर। तो मेटाफर कई बार हमने रिवाइज भी किया है कि मेटाफर और सिमली, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं सिमली और मेटाफर। तो सिमली क्या होता है बच्चों? when we compare two opposite things by using the words like and as। जब हम like और as करके दो opposite things को compare करते हैं, that is your simile। But what is the difference between simile and metaphor? क्योंकि metaphor में भी हम two opposite things को क्या करते हैं? compare करते हैं। But यहाँ पे क्या करते हैं? हम direct compare करते हैं without using the words like and as। So when we compare two things directly without using like and as words, that is called your metaphor। Clear? The poet has compared the snowflakes with dust। और लाइन कौन सी है? 3। तो यहाँ पे snowflakes को किससे कंपेयर किया है? दोनों क्या है? अपोजिट है, एक डस्ट है और दूसरा क्या है? snowflakes। दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर किया है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, दैट इज वाई इट इज योर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? metaphor। क्लियर? नेक्स्ट इज योर imagery। The poet has given the visual description of the whole stanza। तो पूरा जो है पोएट ने जो है इमेजिनेशन है उसकी, और वही जो है पोम में स्टैंजा वाइज उन्होंने यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट इज योर कंट्रास्ट। द पोएट हैज यूज्ड टू वर्ड्स क्रो एंड स्नो, क्रो और स्नो, टू शो कंट्रास्ट। क्योंकि क्रो और स्नो क्या है? टोटली जो है अलग अलग जो है, towards crow and snow to show contrast। The crow stands for something dark and doomy,
while the snow stands for something light, pure, freshness. तो क्रो किसके लिए स्टैंड होता है? तो दोनों क्या है, कंट्रास्ट है यहाँ पे। क्रो किसके लिए यूज हुआ है? फॉर समथिंग डार्क एंड डूमी, बट स्नो क्या है, समथिंग लाइट प्योर। क्योंकि अगर स्नो की बात करते हैं तो एक फ्रेशनेस से हमारे माइंड में आती है, लाइट प्योर। क्लियर? तो दिस इज योर कंट्रास्ट। क्लियर? सिंबोलिज्म, व्हेन समथिंग हैज बीन यूज्ड एज अ सिंबल। तो यहाँ पे क्या है, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विच हैज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डेथ बाय द पोएट। सिमिलरली दूसरा किसको सिंबल माना है हमने, क्योंकि कई बार मैंने रिपीट भी किया है कि हेमलॉक ट्री और क्रो को किसका सिंबल माना है, सिंबल ऑफ डेथ। तो सिंबलिज्म, व्हेन समथिंग हैज बीन यूज्ड एज अ सिंबल। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री कैसा है बच्चों? पॉइजनस ट्री है, दैट इज व्हाई इसको किसकी तरह माना है, व्हिच हैज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डेथ। The crow has been used as a symbol of something inauspicious or something which can worsen a person's mood, as the crow is often regarded as the ugliest of all birds or animals. Crow को हम क्या मानते हैं? ugliest bird. बट बच्चों ऐसा जो है भेदभाव ना इंसानों में करना चाहिए, ना हमें एनिमल्स में करना चाहिए, ना हमें बर्ड्स में करना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्रो को जैसे हम सिंबल मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। पक्षियों में अगर हम बात करें तो इसको क्या मानते हैं? इनऑस्पिशियस, ऑमिनस, अशुभ मानते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये सिंबल जो है यूज है हेमलॉक ट्री एंड क्रो। राइम क्या है बच्चों? ए बी। अगर हम पूरी पोम की बात करें तो ए बी सी डी। अब कैसे है सी डी? लेट्स सी। अगर हम स्टैंजा वाइज करेंगे बच्चों, तो पहले हमने करी थी, तो राइमिंग स्कीम क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टैंजा में ए बी और ए बी। क्लियर? अगर हम कंटिन्यूएशन में देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे राइम क्या कर रहा है आपका? क्रो, स्नो, मी, ट्री। और नेक्स्ट देखते हैं कि इनसे राइम कौन से वर्ड्स करते हैं हमारे। तो लास्ट वर्ड्स पहले हम मार्क कर लेते हैं, हार्ट, मूड, पार्ट, रूट। तो क्या हार्ट जो है किसी से राइम कर रहा है बच्चों? क्रो, मी, स्नो, ट्री, ऑब्वियसली नहीं करता है। तो हम उसको क्या नाम रखेंगे बच्चों? अल्फाबेट्स लेटर, दैट इज योर सी। अब मूड किससे राइम करता है? इन द प्रीवियस लाइन, क्रो ऑन मी, स्नो, ट्री। तो बच्चों किसी से कर रहे हैं राइम? हार्ट, मूड, पार्ट, रूट। तो यहाँ पे ये, तो हार्ट से कौन सा कर रहे हैं बच्चों? पार्ट, मूड, रूट। तो यहाँ पे ये हमारे क्या होंगे? सी डी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो गई बच्चों? ए बी सी डी। क्लियर? और अगर हम अलग अलग देखेंगे तो ए बी हमारे क्या है? राइमिंग स्कीम है दोनों स्टैंजास में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हमारी पूरी अगर पोम की बात करेंगे तो राइमिंग स्कीम इज ए बी सी डी। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी। तो पूरी फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ए बी सी डी और सी डी इज योर राइम स्कीम इन द होल फॉर्म। क्लियर? तो अगर 4 लाइंस का करेंगे तो आप अपने हिसाब से करेंगे। अगर मान लो आपको ये 4 लाइंस जो है एग्जाम में आती है और आपको कहते हैं राइम स्कीम लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे? लास्ट वर्ड देखेंगे उसका राइम कौन सा वर्ड कर रहा है, तो ए, और हर्ट से कौन कर रहा है? पार्ट, तो ये भी ए होगा। मूड इज डिफरेंट, बी, लास्ट वाला भी क्या होगा? बी। तो पोम में क्या होगा? अगर हम ये 4 लाइंस का देखेंगे तो ए बी। तो पहली पोम में जो फर्स्ट स्टैंजा में जो था राइम स्कीम सेम रहेगी। अगर ओवरऑल हम जो है पोम में देखेंगे तो राइम स्कीम इज योर ए बी सी डी। इज इट क्लियर? तो ये बच्चों हमने अभी क्या डिस्कस करें? पोएटिक डिवाइस। डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम, जो अभी हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जैसे एक आपको स्ट्रेंजर दिया रहेगा और उससे बेस्ड क्वेश्चन आंसर।
तो फर्स्ट है, इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम. तो फर्स्ट वन इज योर कि द वे अ क्रो. तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. वेयर वाज द क्रो? द क्रो कहाँ था बच्चों? इट इज वेरी इजी, सारे बच्चों की समझ में. द क्रो वाज ऑन अ हेमलॉक ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? What did it shake on the poet? अब पोएट के बाद से ऊपर क्या शेक करा? अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डिड करके क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. तो शेक का क्या हो जाएगा बच्चों? शुक. इट शुक. तो यहीं से आपको लिखना है इट शुक. तो ऑब्वियसली जो हमारा जो है टाइटल्ड है डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट. व्हाट इज द राइम स्कीम? वो अभी हमने बताई. अगर स्टेंजा की देखेंगे, ऑफ द स्टेंजा. अगर ओवरऑल अगर हमारी पोम की पूछते तो हम क्या लिखते? ए बी ए बी सी डी सी डी. बट यहाँ पे स्टेंजा की पूछी है तो दैट इज योर ए बी ए बी. हु इज द पोएट? जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि पोम को के साथ साथ आप पोएट का नाम भी याद करते रहे. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो. व्हाट इज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड? अब स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? तो कैसा था बच्चों? सैड था, डिप्रेसिव था एंड होपलेस मूड दैट टाइम. तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट है बच्चों, हैज गिवन माई हार्ट. नेक्स्ट स्टैंजा है. व्हाट इज द वर्ड र्यूड? तो र्यूड का भी मैंने आपको बताया था, हेल्ड इन रिग्रेट, पश्चाताप. द वर्ड र्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट. हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड? कैसे चेंज करा था क्रो ने पोएट का मूड? द क्रो चेंज द पोएट्स मूड बाय शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो. कहां से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. नेक्स्ट है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन अ लाइन एंड सेव्ड सम पाथ? अब यहाँ पे कौन सा बच्चों? एस एस जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई इट इज योर alliteration. What did the poet think of that day? The poet earlier thought that he had wasted that day. क्योंकि पहले क्या सोचा था उन्होंने कि उनका दिन जो है बहुत खराब जा रहा है, had wasted the day, but later his spirit was revived. नेक्स्ट है बच्चों, और कौन से क्वेश्चन आते हैं आपके? एक तो एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और सेकंड आते हैं आपके 20-30 वर्ड्स के आते हैं. तो मैंने पहले भी आपको बताया था जब आप 9th क्लास में थे कि कोई भी क्वेश्चन अगर पोम में से आते हैं तो आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अगर पोम समझ में आती है तो इट इज वेरी इजी. कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत इजी होता है टू आंसर द क्वेश्चन. व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिफर्स करता है? टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो. नेक्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? अगर यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, अगर आप ब्रेक कर करके उसके आंसर्स ढूंढेंगे तो आपको आसान लगेंगे. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो. नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, रेफर टू देम एज डस्ट. द पोएट वाज इन एन ऑफुल मूड. यस, सैड मूड या बैड मूड में था. when particles of snow had fallen on him, this changed the poet's frame of mind instantly and his day. How has the poet's mood changed? And his day got a lot better. Clear? Next question क्या बच्चों? How does Frost present nature in this poem? The following question में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम? कौन से बर्ड्स का नाम लिया गया है पोम में? व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम? कौन सी ऐसी जनरली हम यूज करते हैं? ये नहीं पूछा है कि इस पोम में कौन सी बर्ड का नाम लिया है. जनरली हम कौन कौन सी पोम्स का नाम लेते हैं? मेनली हम लेते हैं स्पैरो, नाइटिंगेल, पीकॉक आर मोर ऑफन नेम्ड इन पोम्स. कोई भी पोम होती है तो मोस्टली हम जो है ये अच्छे अच्छे बर्ड्स के नाम लेते हैं, क्रो का नहीं लेते हैं. तो यही क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोम्स? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? Unlike these birds, crows are often seen as the indicators of doom and fear. सैडनेस के लिए हम इसको यूज करते हैं. इनऑस्पिशियस जो है थिंग के रूप में हम इसको यूज करते हैं. दे आर ऑफन यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस. बट अब नेक्स्ट टाइम से आप लोग इसको जो है क्रो को इनऑस्पिशियस या ओमिनियस बर्ड की तरह नहीं देखेंगे. क्लियर?
Again, what is hemlock tree? So hemlock tree क्या है? Trees are also seen as mighty creatures imparting wisdom as they are too old. They give out oxygen and absorb the carbon dioxide, which is connected with absorbing all the negative energy. But there are trees that are poisonous too, like a hemlock tree. वैसे क्या करते हैं पेड़? हमें ऑक्सीजन देते हैं एंड अब्जॉर्ब जितनी भी जो है बैड जो गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड दे एब्जॉर्ब बट और क्या करते हैं हमारी जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं बट कुछ जो है पेड़ कैसे होते हैं पॉइजनस होते हैं लाइक hemlock tree. The poet does not mention a more beautiful tree such as maple or oak or pine because he wants to indicate a sad scene. Being poisonous, a hemlock tree is considered bad and so. अब यहाँ पे पोएट क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो चाह के मतलब ऐसा भी यूज कर सकते हैं ना अच्छे अच्छे पेड़ों का नाम ले सकते हैं अच्छे अच्छे बर्ड्स को यूज कर सकते हैं बट आपके जो व्यूज को चेंज करने के लिए उन्होंने जानबूझ के जिनको हम इन ऑस्पिशियस थिंग्स मानते हैं उन्हीं को यूज किया है पोम में. What do the crow and hemlock represent? It is a very important question. Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Both crow and hemlock tree represent sorrow. Frost has used both the negative creatures, crow and hemlock tree, as the carriers of positivism and a strength that transformed his day for the better, but not using birds like sparrow, nightingale, and trees like maple, oak, and pine. The poet has tried to break down all the preconceived notions we have about certain agents of nature. He has tried to make us understand that we see the world not as how it is, but as how we want to see it. हम कैसा जैसा आप देखोगे वैसे ही आपके जो है अंदर से जो है अगर आप किसी चीज में जो है पॉजिटिविटी देखेंगे या पॉजिटिव व्यूज आते हैं आपके तो आपको अच्छा दिखेगा अगर नेगेटिव दिखेगा तो ऑब्वियसली आपके माइंड में भी जो है नेगेटिव थिंकिंग आएगी रिगार्डिंग दैट ऑब्जेक्ट. Thus the crow sitting under a hemlock tree together made his day better. The dust of his day stands for joy. अब बच्चों यहाँ पे है मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो अभी हमने जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं दूसरा कौन से आते हैं बच्चों 20-30 वर्ड्स के आते हैं और नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. क्लियर. तो फर्स्ट वन इज योर हु इज द पोएट ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो. तो कई बार हमने रिपीट कर दिया है कि कौन जो है इसके पोएट हैं. दैट इज कौन है बच्चों लेस्ली नॉरिस. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है हु इज द पोएट ऑफ द पोम. डस्ट ऑफ स्नो. Its answer is Robert Frost. Clear? Next is why does the poet call it dust of snow? अब poet ने इसको dust of snow क्यों बोला है? Snow particles were too tiny, बहुत छोटे हैं. They came over him like dust, या वो उनके ऊपर आए हैं जैसे डस्ट की तरह. They felt like dust, they looked like dust, या वो धूल की तरह लिखते हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला है क्योंकि स्नो पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा कैसे हैं टू स्मॉल बहुत ज्यादा छोटे हैं टू टाइनी. नेक्स्ट क्या है बच्चों द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूड. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका मीनिंग देखा था कि क्या था हेल्ड इन रिग्रेट. ड्यूड बने डिस्ट्रॉय रूल्ड नहीं है कंकर्ड नहीं है कोई जीत नहीं करी है वॉन नहीं करा है. इट्स आंसर इज योर हेल्ड इन रिग्रेट. तो ड्यूड का जो है क्या है मीनिंग बच्चों हेल्ड इन रिग्रेट पश्चाताप. व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड. अब मूड जो है किस तरह से अपलिफ्ट हुआ था ये चेंज हुआ था. फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर द क्रो हेमलॉक ट्री. किसने करा था बच्चों फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर.
तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, किसने अपलिफ्ट करा था, तो सिंपल आंसर इज योर फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। तो फर्स्ट का क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्नो पार्टिकल हेल्ड इन रिग्रेट फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। तो पूरी पोम की पूछी है। अभी हमने एक क्वेश्चन करा था तो उसमें क्या पूछा था बच्चों, कि स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है। तो स्टैंजा की क्या है, ए बी ए बी। अगर हम पूरी पोम की बात करते हैं तो क्या निकली थी हमारी राइम स्कीम, ए बी सी डी। तो अगर स्टैंजा की बात करते हैं, ए बी क्लियर। बट अगर हम ओवरऑल पोएम की पूछेंगे तो दैट इज योर ए बी सी डी क्लियर, ए बी सी डी। नेक्स्ट है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट। तो यहाँ पे क्या है, हैज हार्ट, तो एच अलिट्रेशन। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पाथ। तो ये भी क्या है आपका, अलिट्रेशन। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, कई बार हमने इसको रिपीट भी कर दिया। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, या नन ऑफ द अबव। तो इट्स आंसर इज, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। क्लियर। ए बी सी डी जो अभी हमने पोम में डिस्कस भी करी थी। अलिट्रेशन, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। अब यहाँ पे दो जो है नेगेटिव क्रिएचर्स कौन कौन से यूज करे हैं, स्नो डस्ट, हेमलॉक ट्री और स्नो और क्रो, या हेमलॉक ट्री और क्रो। तो ऑब्वियसली दो नेगेटिव क्रिएचर्स जो यूज हुए हैं पोम में, हेमलॉक ट्री और क्रो। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज sorrow, happiness, celebration, death. तो इस आंसर इज sorrow. क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर आपको क्विक रिवीजन करना है किसी भी पोम का तो आप इस तरह से उसके नोट्स बना सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, क्लियर। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, यहाँ पे किसके लिए स्नो वर्ड इज यूज हुआ है, रिफ्रेश के लिए, पीस के लिए, एक जो है हमें प्योर लगता है, लाइट एंड प्योर। क्लियर, स्नो इज यूज। तो यहाँ पे दो एजेंट्स हैं, कौन कौन से हैं दो एजेंट्स, हेमलॉक ट्री और दूसरा कौन सा है बच्चों, क्रो। इनको हम क्या मानते हैं, इनऑस्पिशियस, राइट। दोनों किसके सिंबल हैं, सौरव। क्लियर। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सौरव का ये सिंबल है, बट किस तरह से इन्होंने जो है पोएट के मूड को चेंज किया था। हो गया क्लियर। तो इसको आप फिर इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि कैसे पोएट के मूड को उन्होंने चेंज करा था हेमलॉक ट्री ने और क्रो ने, क्योंकि क्रो जो है कहाँ बैठा था, पेड़ में बैठा था, और पेड़ क्या था, हेमलॉक ट्री था। स्नोफॉल हो रही थी और किस तरह से उसने जब इट शुक द बॉडी
और डस्ट ऑफ स्नो यहाँ गिरती है उनके हेड और शोल्डर्स में। क्लियर? तो ये पूरी पोम आज हमने कंप्लीट कर ली है, डस्ट ऑफ स्नो। इसके हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है और क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन आंसर्स या 20-30 वर्ड्स के जैसे एग्जाम्स में आते हैं, सेम क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस करें। रिवाइज द पोम एट होम, और फिर भी आपकी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।